आज हम पीएन जंक्शन डायोड में उससे और आगे चलेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड, क्योंकि हमने उसका एक्शन देख लिया है उसके भीतर, और अब हमने पीएन संधि बना लिया, एक्शन पढ़ लिया उसके भीतर क्या होता है। जब पीएन संधि बन गई है तो मार्केट में वो कैसे मिलेगी आपको? मार्केट में जब वो आती है तो पीएन जंक्शन हमको कैसा बाजार में बिकता है, हमको मिलेगा तो हमको कैसा मिलेगा वो, तो उसका एक फिगर यहां पर मैंने बना के रखा है। पीएन जंक्शन डायोड, अभी पीएन जंक्शन डायोड का आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ आपका, बहुत सारी चीजें हमको उससे पढ़नी है, क्योंकि ये बेसिक, ये एक फंडामेंटल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनने वाली सबसे मूलभूत आपकी युक्ति होती है। तो मार्केट में जब ये आती है तो कैसी होती है आप जानते हैं, ये इस तरीके की लगभग होती है। पीएन जंक्शन डायोड मैंने हेडलाइन डाली हुई है, ये ऐसी रहती है। इसमें एक साइड में पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, बीच में ये लेयर बनी होती है और इस लेयर का नाम आप समझते हैं डिप्लेशन लेयर इसको कहा जाता है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें होल्स रहेंगे। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे? क्यों रहेंगे? ये तो जा चुके ना, ड्रिफ्ट नहीं हो गए, अब क्यों रहेंगे? अरे लास्ट क्लास में एक्शन क्या सीखा था? अनुगमन किसका होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का? माइनॉरिटी का। और माइनॉरिटी पी क्षेत्र में कौन था? इलेक्ट्रॉन। और एन क्षेत्र में माइनॉरिटी कौन था? क्वार्टर। तो इधर के सब इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट हो गए, इधर के सब क्वार्टर इधर ड्रिफ्ट हो गए। अब माइनॉरिटी क्यों है? नहीं समझ आया? कुछ याद आया कि नहीं आया? नहीं आ रहे? अरे भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कौन था भैया? इलेक्ट्रॉन। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कौन था? क्वार्टर। और लास्ट क्लास में जब एक्शन आपने देखा, ड्रिफ्ट करंट किससे बनी थी? अनुगमन धारा किसकी वजह से बनी थी? मेजॉरिटी की वजह से कि माइनॉरिटी की वजह से? माइनॉरिटी की वजह से। तो माइनॉरिटी तो सब चला गया ना, और वो गया तब तो धारा बनी। तो अब यहां पर एक तरफ प्योर पी सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, कोई माइनॉरिटी नहीं। इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कोई माइनॉरिटी नहीं। ठीक है, बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनी हुई है। इस डिप्लीशन लेयर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर रहती है, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर के सिरा पॉजिटिव और ये सिरा कैसा रहता है? नेगेटिव। ऐसे बनी बनाई डिवाइस हमको मिलती है। उसमें ऑलरेडी डिप्लेशन लेयर होगी, एक साइड में होल्स की बाहुल्यता होगी, एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स की बाहुल्यता होगी, मतलब मेजॉरिटी में होंगे। बीच में डिप्लेशन लेयर होगी और डिप्लेशन लेयर के बीच में एन से लेकर पी की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा पहले से। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, उसमें वो अपना खुद का, उसका स्वयं का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि ऑटोमेटिकली उसमें प्रोड्यूस हो गया था। हम क्या करते हैं, ऐसा बढ़िया बना के इसके इस तरफ भी मेटल कैप लगा लेते हैं, इसके इस तरफ भी मेटल की कैप लगा लेते हैं, ताकि उस मेटल कैप से हम वायर निकाल सकें। और अगर मेटल की कैप लगा के रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसा फ्लो हो सकेंगे इस मेटल कैप से। तो ये चीजें जो लगी हुई हैं, ये क्या लगी हुई है यहां पर? ये मेटल की कैप लगाई हुई है हमने। ऐसा इधर भी लगी हुई है मेटल कैप। ठीक है, ये डिप्लेशन लेयर है, आप समझते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये पी टाइप और ये एन टाइप, ये चीज मार्केट में आपको मिलेगी। और दोनों तरफ की मेटल कैप से एक एक वायर निकला रहेगा। आपको जहां भी इसे कनेक्शन करना है, आप इन वायर में करेंगे जाके कनेक्शन। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? वो तो सिंपल सी चीज है, वायर तो निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम कनेक्शन कहां करेंगे? तो दोनों तरफ एक एक मेटल कैप और एक मेटल कैप से एक एक छोटी छोटी वायर। आपको जिस सर्किट में जहां पर भी उसे कनेक्शन देनी है, आप वहां उन तारों को जोड़ेंगे जाके, जो ये वायर्स आपकी निकली हुई है बाहर। समझ आ गया? अब हमको, क्योंकि इस पर बहुत सारा वर्क करना है, हमको पीएन जंक्शन डायोड पे बहुत सारी स्टडी करनी है अपनी। अब बहुत सारी स्टडी के लिए बार बार हमको पीएन जंक्शन डायोड बनाना पड़ेगा, फिगर हमको बोर्ड पे बनाना पड़ेगा और आपको कॉपीज पे बनाना पड़ेगा अपनी। तो बार बार हम इतना डिफिकल्ट फिगर नहीं बना सकते हैं।
हम इतना डिफिकल्ट फिगर हर बार बनाएंगे तो हमको बहुत वक्त लगेगा और बहुत टाइम खर्चा होने के साथ हमारा नुकसान है, क्योंकि समय तो सबसे कीमती है और वो अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो हमारा नुकसान है। तो हमने इसका क्या किया, इसका एक सिंबल बना लिया कि हम बार बार इसको नहीं बनाएंगे, इसका एक छोटा सा प्रतीक हम बना लेंगे। हम वही चीज जब भी हम कभी हमको बोला जाएगा कि पीएन जंक्शन डायोड यहां लगाइए, हम उस सिंबल को बना लिया करेंगे। तो वो सिंबल हमने कैसा बनाया, ऐसा सिंबल बनाया। ये है उसका सिंबल, पीएन जंक्शन डायोड का ये सिंबल है, याद रखिएगा। इसमें दो तरीके के शेप हम बनाते हैं। एक शेप बनाते हैं ट्रायंगल शेप, त्रिभुज के आकार की आकृति रहेगी, और एक ये बार शेप होगा। ये ट्रायंगल शेप है, ट्रायंगल शेप। और इसको बोला जाता है बार शेप। ठीक है, ट्रायंगल शेप, बार शेप। इसमें जो ट्रायंगल शेप रहेगा वो आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट किया करेगा, और जो बार शेप की ये पट्टी टाइप की बनी हुई है ऐसे, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करा करेगी। ठीक है ना। हमने ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर इसको ऐसा ट्रायंगल कैसे क्यों बनाया, इससे हम दिखाना चाहते हैं आपको करंट की डायरेक्शन। ये वैसे अभी बाद में आप खुद सीख जाएंगे, पर अभी मैं बता देता हूं आपको कि मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया। ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें करंट इस दिशा से इस दिशा की ओर फ्लो हुआ करेगी। P से N की ओर करंट का फ्लो रहेगा, इसलिए हमने उसको ट्रायंगल का नोक ऐसे बना दिया ताकि सब बच्चों को पता लग जाए कि ये करंट की डायरेक्शन है। समझ आ गया। तो आगे से हमको जहां भी कनेक्शन देनी होगी इसकी, उस कनेक्शन देने के लिए हम ये वाला डायग्राम नहीं बनाएंगे बार बार, क्योंकि डिफिकल्ट पड़ता है हमें और समय कंज्यूम करता है हमारा। हम ये वाला फिगर बनाया करेंगे जिसमें दो शेप्स बनी हुई हैं, एक ट्रायंगल शेप है और एक बार शेप है। ट्रायंगल शेप पी टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगी और बार शेप एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ट्रायंगल शेप में जो नोक बनी हुई है वो हमको क्या चीज दिखाएगी, वो डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेगी, दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इधर की तरफ ऐसे बनी हुई है तो ये करंट की डायरेक्शन है, ऐसा हम उसको बनाएंगे तो ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये सिंबल हमने बना लिया। अब ये इसके जो दो टर्मिनल्स निकले हुए हैं, हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो हम इसको यूज करने के लिए हमको बाहर से एक्सटर्नल सोर्स इस पे लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल सोर्स मतलब बैटरी वगैरह लगानी पड़ेगी इस पे, ऐसे तो वर्क नहीं करेगा। तो हमें इसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब बैटरी हमको लगानी है। अब बैटरी हम कैसे लगा सकते हैं, तो हमारे पास बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। हम चाहें तो बैटरी का प्लस यहां लगा दें और बैटरी का माइनस इस पे लगा दें, और हम ये भी तो कर सकते हैं कि बैटरी का प्लस इसमें लगा दें और बैटरी का माइनस इसमें जोड़ दें। हम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड में जो दो टर्मिनल्स हैं, उन दो टर्मिनल्स को हम बैटरी के दो टर्मिनल्स में से अलग अलग तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, और दोनों तरह से कनेक्ट करके हम देखते हैं तो दोनों तरह से कनेक्शन देने पर डायोड का बिहेवियर अलग अलग टाइप का मिलता है। समझ रहे हैं। जैसे आप एक अगर तार लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, कोई तार ले लिया आपने, उस तार को आपने ऐसे कहीं पर कनेक्शन दिया बैटरी में, इधर प्लस लगाया इधर माइनस लगाया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ऐसा कर दिया आप तार को, फिर इधर प्लस लगा दिया इधर माइनस लगाया तो भी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। ऐसा तो नहीं करता ना कि जब ऐसे प्लस और माइनस करे तो इसका व्यवहार अलग टाइप का हो, और जब ऐसा करके प्लस और माइनस कनेक्ट करते हैं तो बिहेवियर अलग टाइप का हो। कंडक्टर में ये नहीं होता, पर इसमें पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा कि अगर हम बैटरी के कनेक्शन में प्लस इधर और माइनस यहां लगा देंगे तो ये अलग टाइप से बिहेवियर शो करता है हमको, और अगर बैटरी का प्लस यहां और माइनस यहां लगा देंगे तो इसका व्यवहार बदल जाया करता है। इसलिए कनेक्शन के बेसिस पर हमको इसके दो अलग अलग नाम भी रखने पड़े। फिर हमने दोनों कनेक्शंस को अलग अलग नाम भी रखा। कैसे, सिंबल बना रहे हैं, अब ये नहीं बना रहे हैं हम, यहां पर कनेक्शंस विद एक्सटर्नल सोर्स, बाय स्रोत से एक्सटर्नल सोर्स, बाय स्रोत के साथ इसके कनेक्शन कैसे कैसे किए जा सकते हैं। और क्योंकि दोनों तरह के कनेक्शंस में इसका बिहेवियर अलग अलग है,
इसलिए मैंने बताया कि उनके हमने नाम भी अलग अलग रखे हैं। वो क्या नाम रखे गए हैं, कैसे कनेक्शन देंगे, यहां आपको करके दिखाएंगे। ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी क्षेत्र एन क्षेत्र। ये तार निकाल के यहां लाए, ये तार निकाल के यहां लाए, दो फिगर मैंने बना के रखे। हम चाहें तो बैटरी के पोलरिटी के अकॉर्डिंग इधर प्लस लगा दें और इधर माइनस लगा दें, और हम चाहें तो बैटरी का माइनस इधर कर दें और बैटरी का प्लस इधर कर दें। वो तो हमारे हाथ में है पोलरिटी। हमको जैसे आप चिमटी लगानी होती तो चिमटी प्लस वाली इधर लगा दो, माइनस इधर लगा दो, वो तो हमारे हाथ में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये दो प्रकार के कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों कनेक्शंस में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका डायोड वही है, पर ऐसा जोड़ दो अलग तरीके का बिहेवियर, ऐसा कनेक्शन दे दो अलग तरीके का बिहेवियर हो जाता है। हमने दोनों का अलग अलग नाम ही रख दिया। बोले जब दोनों लोग अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हो तो तुम अलग अलग नाम ले जाओ, फिर हम नाम से पहचान जाया करेंगे कि कैसे कनेक्शन हमने किया होगा। तो जब हमने बोला इसका नाम क्या रखना है, तो इसका नाम हमने रखा, जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन क्षेत्र को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। बड़ा सिंपल है। पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, उस वक्त हम इसका नाम रखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। इसका नाम हमने उस समय क्या रखा, फॉरवर्ड बायसिंग। हिंदी में इसे बोल दिया करेंगे अग्र अभिनत। हम बोल दिया करेंगे कि पीएन जंक्शन कैसी है, अग्र अभिनत, बस ठीक है। और जब हम पी क्षेत्र को नेगेटिव से और एन क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो लग भी रहा थोड़ा उल्टा समझ में, ऐसा लगता है अजीब सा, कि पीएन जंक्शन डायोड का जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, और इसके नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तो इसका नाम हमने रखा रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग इसको बोला जाएगा। बायस करना मतलब वोल्टेज देना, बायस करना अंग्रेजी में होता है ना, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, वोल्टेज सप्लाई करना। तो इसमें हम बायस कर रहे हैं मतलब वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। अब कैसी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन पे, तो रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स बायसिंग। हिंदी में इसको क्या बोल देंगे हम, उत्क्रम अभिनत, ये इसका हिंदी नाम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम आपको बोलेंगे कि एक पीएन जंक्शन डायोड है, उसको अग्र अभिनत रखिए, अग्र अभिनत में उसका कनेक्शन कीजिए। अब आप क्या करोगे, अग्र अभिनत कनेक्शन करोगे, मतलब पी क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। समझ आ रहा है ना सबको, अच्छा। और हमने बोला नहीं नहीं, आप उत्क्रम अभिनत रखिए, रिवर्स बायसिंग करिए। तो अब आप क्या करोगे, पी क्षेत्र को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन क्षेत्र को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। कितना इजी है देखो, यहां तक कोई डिफिकल्टी लगी आपको, सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा। इसके बाद कनेक्शन तो दे दिया, अब कनेक्शन देंगे, हमने वोल्टेज सप्लाई कर दिया। अब बाई चांस हम वोल्टेज सप्लाई करेंगे और वोल्टेज सप्लाई करने के बाद वोल्टेज को बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो हम ये देखना चाहते हैं कि डायोड का व्यवहार कैसा होगा। क्या जब हम इसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे और फिर वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो क्या ये करंट बढ़ाना शुरू करेगा, घटाना शुरू करेगा, या करंट अपने अंदर से बहने ही नहीं देगा, या बहने देगा तो कितनी बहने देगा, ये सारी चीज हम जानना चाहते हैं। कुछ मेरी बात समझ में आई आपको, कि ये दो तरीके कनेक्शन तो हमने कर दिए, पर कनेक्शन करने के बाद हम बैटरी जब ऑन करेंगे स्विच इसका, तो ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, ये किस तरीके का व्यवहार हमको दिखाएगा। बहुत सारे सवाल हमारे मन में हैं। क्या ये अपने अंदर से करंट को बहने देगा कि नहीं बहने देगा, बहने देगा तो कैसे बहने देगा, क्या हम जैसे ही वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे वाकई में करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी, या हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी करंट, क्या अचानक से बढ़ेगी या धीरे धीरे स्टेप में बढ़ती चली जाएगी, ऐसे होगा। तो इतने इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि ये पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टर कैसा होगा, इसका लक्षण कैसा होगा,
ये किस प्रकार का अभिलक्षण हमको दिखाएगा। तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं फिर कि इसको जब वोल्टेज देने के बाद हम वोल्टेज को इंक्रीज करना शुरू करेंगे, उस वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे, तो ये किस तरीके से व्यवहार करेगा, करंट बढ़ाएगा, घटाएगा, कैसे बढ़ाएगा, क्या तरीका इसका होगा, हम उसको समझना चाहते हैं। और इसके लिए हम लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, हम बोलते हैं कि हम डायोड का कैरेक्टर देखना चाहते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है। समझ रहे हैं आप? जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको पढ़ाते हैं, फिर हम आपका कैरेक्टर चेक करते हैं, कैसे, आपका एग्जाम लेके, यही चीज तो होती है। तो वैसे ही यहां पर भी हम इसको कनेक्शन देंगे, बायस करेंगे, इसको वोल्टेज देंगे और फिर वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे भी, बदलेंगे वोल्टेज को और देखेंगे कि ये करंट के साथ कैसे वर्क करता है, करंट कितनी देता है हमको। इसका मतलब है सिंपली हम क्या करना चाहते हैं, हम डायोड का कैरेक्टर चेक करना चाहते हैं कि उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा। तो हमने किया ये कि वोल्टेज देकर वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया और जितनी करंट हमको मिल रही थी वो करंट हम इससे नोट करते गए। फिर वोल्टेज और करंट के बीच हमने क्या कर लिया, एक ग्राफ बना लिया। उस ग्राफ को हम बोला करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। ग्राफ को क्या बोला करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, क्योंकि वो ग्राफ ही होगा जो डायोड का पूरा कैरेक्टर निकाल के हमारे सामने रख देगा, उसका पूरा लक्षण बता देगा कि ये वोल्टेज के साथ किस प्रकार से करंट को फ्लो करने देंगे। हिंदी में उसको बोला जाता है अभिलाक्षणिक। तो अब हम बनाएंगे डायोड के अभिलाक्षणिक। तो अभिलाक्षणिक क्या होता है समझ गए, मेनली अभिलाक्षणिक क्या होता है, एक ग्राफ होता है। किसके किसके बीच खींचा गया ग्राफ होता है, आंसर है वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ खींचा जाता है। ये क्या करता है, ये आपको किसी भी डिवाइस का क्या दे सकता है, उसका कैरेक्टर बता सकता है। इसीलिए हमने इसका नाम भी कैरेक्टर से ही रख दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट दिस इज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज सप्लाइड और करंट जो इसमें फ्लो होगी उसके बीच खींचा गया एक ग्राफ होता है। किताबों में अभिलाक्षणिक लिखा रहेगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अभिलाक्षणिक कोई भी अजीब सा वर्ड नहीं है। अभिलाक्षणिक का मतलब ही सीधे सीधे क्या है, ग्राफ। अभिलाक्षणिक का क्या मतलब है, ग्राफ। ठीक है ना। चलो देखो क्या लिखा हमने, डायोड के अभिलाक्षणिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। अभिलाक्षणिक डायोड में आरोपित वोल्टेज, कितना और वोल्टेज लगा रहे हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा और उतना वोल्टेज लगाने से उसमें कितनी करंट बह रही है के बीच खींचा गया एक ग्राफ होता है। देखो तो अभिलाक्षणिक को लेकर आप परेशान मत हो। जब मैं पढ़ता था और उस समय पहली बार अभिलाक्षणिक नाम आया तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि ये क्या चीज है। तो आपको भी हो सकता है इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आती है, पर याद रखें अभिलाक्षणिक ऐसा डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। अभिलाक्षणिक को आप गुम कर दो, इसकी जगह पे आप याद रख लो ग्राफ। ठीक है। तो अभिलाक्षणिक डायोड में आरोपित वोल्टेज और उसमें प्रवाहित धारा के बीच खींचा गया एक ग्राफ होता है जो हमें किसके बारे में बताता है, जो डायोड के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये डायोड का पूरा बिहेवियर निकल के सामने हमारे आ जाएगा कि वोल्टेज सप्लाई देने से करंट कितनी बहाएगा। कैसे, हमने पढ़ा हुआ था उसमें, जब ओम्स लॉ पढ़ा हुआ था उसमें भी आपको याद होगा, ओम्स लॉ जब पढ़े थे तो वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ नहीं खींचा जाया करता था। तो उसमें हम देखते थे जो कंडक्टर होते हैं जिनमें रेसिस्टेंस होता है उनका ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता था। याद आया आपको? तो उसका कैरेक्टर वहां पता चला था हमको। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें रेसिस्टेंस होता है कि वोल्टेज जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे करंट भी धीरे धीरे क्या होते जाएगी, बढ़ रही है। तो वोल्टेज और करंट दोनों का रेशियो फिक्स है और इसी को हमने बोला था R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो ये कैरेक्टर दिखाता है, जो कंडक्टर हमने लगाया था उसका कैरेक्टर हमको दिखाता है। ठीक है। तो हम डायोड का कैरेक्टर देखना चाहते हैं कि कैसे बिहेवियर करेगा अगर हम वोल्टेज सप्लाई करने के बाद बढ़ाएं भी। तो उसके लिए हमको एक कनेक्शन करनी पड़ेगी, उसको वोल्टेज देना पड़ेगा, फिर उस वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा हमको, और वोल्टेज कितना दे रहे हैं ये नोट भी करेंगे हम, और उसमें करंट कितनी बह रही है ये भी नोट करेंगे हम। तो वोल्टेज नोट कहां से करेंगे, उसके लिए हमको एक वोल्ट मीटर चाहिए। करंट नोट कहां से करेंगे, उसके लिए हमको एक एम्पियर मीटर चाहिए, है ना। और बैटरी वोल्टेज देंगे कहां से, तो एक बैटरी चाहिए हमको। तो हमको इतनी सारी चीजें चाहिए। क्या चाहिए, डायोड तो चाहिए, और वोल्टेज सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए,
वोल्टेज सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए? बैटरी चाहिए। देखो डायोड का कैरेक्टर चेक करोगे तो डायोड तो चाहिए चाहिए, बिना डायोड को किसका कर लोगे जाके आप? तो एक तो डायोड चाहिए हमको, दूसरा हमको बैटरी चाहिए वोल्टेज सप्लाई के लिए, तीसरा हमको वोल्ट मीटर चाहिए ताकि हम वोल्टेज देख तो सके कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, और चौथा हमको एक एम्पियर मीटर चाहिए जिससे हम सर्किट में फ्लो होने वाली करंट भी देख सके कि अब इतनी धारा बह रही है। चार लेंगे और उसके बाद बाकी तार चाहिए हमको जोड़ने वोड़ने के लिए। ये सब हम लेके आए, टेबल में रखा, जोड़ना शुरू हो गया। कैसे जोड़ेंगे? तो क्योंकि हमारे पास तो दो प्रकार के कनेक्शन है, एक एक कनेक्शन को हम लोग समझेंगे। पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, फिर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो पहले फॉरवर्ड बायस का कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अग्र अभिनत संधि के अभिलाक्षणिक कैसे होते हैं उनको देखिए। कनेक्शन देखिए सबसे पहले कैसे करना है। ये पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है भैया, कैसे रखना है? अग्र अभिनत। अग्र अभिनत के लिए पी टाइप, पी रीजन को किससे जोड़ना है? पॉजिटिव से। एन रीजन को किससे जोड़ना है? नेगेटिव से। तो फॉरवर्ड बायस हो गया। इस पे हम वोल्टेज को कम ज्यादा करेंगे तो ये एक वेरिएबल वोल्टेज का हमने सिंबल बना दिया। आपको याद होगा, या तो हम इसके साथ रियोस्टेट लगाएं अलग से, दो काम कर सकते हैं। वेरिएबल वोल्टेज को अगर वेरी करवाना है तो आप दो काम कर सकते हो, या तो इसके साथ में बगल में एक रियोस्टेट कनेक्शन दीजिए, और या तो वेरिएबल वोल्टेज के लिए ये एक एरो बना देते हैं हम। तो हमने एरो बना दिया है। रियोस्टेट बनाने में फिर से उतना फिगर को हम और ज्यादा वो करना पड़ता मुझे, तो मैंने वेरिएबल वोल्टेज के लिए एरो बना दिया है। मतलब ये क्या कर सकते हैं, हम इसको घुमाते जाएंगे और इसकी मदद से हम सर्किट में वोल्टेज को बदल देंगे। वोल्टेज कितना सप्लाई कर रहे हैं ये हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए वोल्ट मीटर लाए हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में कैसा लगाते हैं? समांतर क्रम में। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड के पैरेलल में देखो ये एक वोल्ट मीटर लगा दिया। नहीं समझ में आया? तो जो वोल्टेज हम यहां से बढ़ाया करेंगे उसको हमने बढ़ा के कितना कर दिया है वो हम यहां वोल्ट मीटर में पढ़ लिया करेंगे। नहीं समझ में बात आई आपको? ठीक है, हमने 1 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया, 4 वोल्ट दिया, 10 वोल्ट दिया, वो हम यहां पढ़ लिया करेंगे। इसमें रीडिंग लिख के आएगी। ठीक है, सर्किट में वोल्टेज देने से करंट कितनी फ्लो होगी, करंट हमको मेजर करना था, करंट भी हमको नोट करनी है। तो उसके लिए हमको एक एम्पियर मीटर चाहिए। तो हमने यहां पर तार को काटा और यहां पर एक एम्पियर मीटर लगा दिया। ये पर ये जो एम्पियर मीटर होता है इसका जो अंशांकित किया जाता है, इसका जो कैलिब्रेशन रहता है वो मिली एम्पियर में रहता है। ये मिली एम्पियर में ग्रेजुएटेड रहता है। समझ रहे? मतलब ये जो ये एमीटर होगा इसमें जो करंट आपको बताया करेगा वो मिली एम्पियर में बताएगा करंट, कि 1 मिली एम्पियर आ रही, 2 मिली एम्पियर आ रही, मिली एम्पियर में हम इसको लगाते हैं। एम्पियर में नापेगा नहीं, ये मिली एम्पियर में नाप को आपको दिखाएगा। तो इसीलिए MA लिख दिया है, मिली एमीटर। ठीक है, जो वोल्ट मीटर लगाया है वो तो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसे देगा, पर इसको हम क्या करना है, इसे हमें मिली एम्पियर की कोटि का लगाना है। ये एक दो चीजें याद रखनी है आपको। फॉरवर्ड बायसिंग में ये मिली एम्पियर की कोटि का होना चाहिए आपका। ठीक है ना? ओके, तो ये हमने क्या बना लिया, कनेक्शन कर दिया। अब हम क्या करते जाएंगे, अब हम स्विच ऑन करेंगे और इसको धीरे धीरे क्या करेंगे, पहले 0 पे रखेंगे, फिर और बढ़ा के कर देंगे, वोल्ट बढ़ाएंगे इसको 0.1, 0.2, 0.3। यहां पर जो वोल्टेज बढ़ाएंगे बहुत छोटे छोटा बढ़ाते हैं, 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट ऐसा बढ़ाते हैं वोल्टेज को। समझ आ रही है आपको? और वोल्टेज यहां से पढ़ते जाएंगे, जितनी करंट फ्लो होगी वो वहां से नोट कर लेंगे हम। बस ये होगा। अब हर बार वोल्टेज के लिए करंट, वोल्टेज के लिए करंट, वोल्टेज के लिए करंट नोट करके ऐसे हमने रीडिंग बना लिया, और रीडिंग बना के उसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम रीडिंग बनाएंगे, उसके लिए हमने एक टेबुलेट करेंगे। सबसे पहले इधर की तरफ लिखेंगे वोल्टेज और यहां लिखेंगे करंट मिली एम्पियर में। ठीक है, वोल्टेज को हम बहुत छोटा छोटा स्टेप में बढ़ाएंगे। देखो, वोल्टेज सबसे पहले हमने किया 0, सबसे पहले हमने वोल्टेज कितना रखा इसका, 0 वोल्ट। हमने देखा करंट भी कितनी है, 0 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को बढ़ा के 0.1 वोल्ट कर दिया। मैंने बोला ना वोल्टेज हम बहुत छोटा छोटा इंक्रीज करेंगे। 0.1 वोल्ट कर दिया। हमने देखा कि इसको तो हमने घुमा के बढ़ा दिया, इसको 0.1 कर दिया। अमीटर में क्या हुआ, हमने देखा अमीटर में कुछ नहीं हुआ।
और अमीटर में अभी भी 0 एम्पियर दिखा हमको। हमने इसको कर दिया 0.2 वोल्ट, अमीटर में अभी भी 0। इसको बढ़ा के 0.3 वोल्ट, अमीटर में अभी भी 0। इसको बढ़ा करके 0.4 वोल्ट, अमीटर अभी भी 0। 0.5 वोल्ट, अमीटर अभी भी 0। मतलब हम इधर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। इसमें क्या होता था, वोल्टेज 0 तो करंट 0, और वोल्टेज को थोड़ा सा भी बढ़ाते थे तो करंट क्या होना शुरू हो जाती थी, बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। पर डायोड का बिहेवियर गजब है भाई। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है, तो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही है। हमने सोचा कब तक नहीं बढ़ेगी, देखते हैं। करते चले गए, करते चले गए, 0.7 वोल्ट जब हम पहुंचे। अगर हमने ये सिलिकॉन का बनाया है तो, सिलिकॉन का बनाया है तो हम जब 0.7 पर पहुंचते हैं, 0.7 वोल्ट पर, तब हम देखते हैं कि हमें थोड़ी सी करंट यहां पर दिखना शुरू हो गई। समझ आया? थोड़ी सी करंट हमको मिली, कुछ भी मान लो, 10 मिली एम्पियर मान लो, 20 मिली एम्पियर मान लो। ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, आप ये सोच करके कि बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने करके नोट किया, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए केवल नोट कर रहा हूं कि शुरुआत में वोल्टेज बढ़ता जाएगा पर करंट इंक्रीज नहीं होगी। एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर ही करंट का क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू होगा। उससे पहले तक करंट नहीं बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले तक वोल्टेज आप बढ़ाएंगे, करंट नहीं बढ़ेगी। इसके बाद 0.8 वोल्ट 20 मिली एम्पियर, 0.9 वोल्ट 30 मिली एम्पियर, और अब करंट बढ़ने लगी। लेकिन पार्टिकुलर वोल्टेज एक ऐसा था जहां तक करंट का बढ़ना नहीं हो पाया था। कहां तक नहीं हुआ था, 0.7 वोल्ट तक। बात समझ में आई? तो 0.7 वोल्ट जो पहली बार करंट को थोड़ा सा इंक्रीज करना शुरू करेगा, ये वो वाली वोल्टेज है जिस वोल्टेज के आने पर डायोड में करंट का बढ़ना, करंट का बनना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। इस वाली वोल्टेज का हमने नाम रखा कट इन वोल्टेज। इस वाली वोल्टेज का क्या नाम है, कट इन वोल्टेज। समझ आ रहा है आपको? क्यों कट इन? क्योंकि इससे पहले, तो फिर इससे पहले सब ये क्या था, आंसर इससे पहले सब कट ऑफ था। समझ रहे हैं? ये सारी की सारी वोल्टेजेस कौन सी वोल्टेजेस हैं, कट ऑफ वोल्टेज है। 0.7 वोल्ट वाली वोल्टेज कौन सी वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज। यहां से कट इन हुआ और सर्किट में करंट आना स्टार्ट हो गई। समझ आ गया? इससे पहले का पूरा स्टेज कैसा है, ऑफ है। ऑफ है मतलब करंट नहीं फ्लो हो रही, मतलब ऑफ है, तो उसको हमने बोल दिया कट ऑफ। ठीक है, ये हमको टेबल मिली। अब टेबल मिली तो हमने ग्राफ बनाने की कोशिश किया कि चलिए ग्राफ बनाते हैं भाई। तो हमने ग्राफ बनाया, वोल्टेज को लेना है, यहां 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। ये जो कट इन वोल्टेज है ना, कट इन वोल्टेज जर्मेनियम के केस में हमको मिलती है 0.02 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में हमको मिलती है 0.7 वोल्ट। बवाओ, सुन रहे हैं आप हमारी बात? क्या सुना बताइए? अगर पीएन जंक्शन डायोड में जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के बने हुए पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज किए हैं आपने, तो आपको कट इन वोल्टेज 0.2 वोल्ट पर मिल जाएगी। लेकिन अगर सिलिकॉन के केस में आपने लिया है तो ये आपको 0.7 वोल्ट पर मिलेगा। समझ आया कुछ? तो 0.1, 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर जब आए तो करंट का क्या हो गया, मिलना शुरू हो गई। इसके बाद 0.8, 0.9, फिर 1 वोल्ट, यहां ऐसे ही आगे फिर बढ़ते चले जाएंगे। अब ग्राफ बनाना है मुझे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 0 वोल्ट पर करंट कितनी है, 0, तो ग्राफ ऊपर उठेगा क्या, करंट आएगी तो ग्राफ ऊपर उठेगा। तो हमारा ग्राफ आप जानते कैसा चलेगा, ये ग्राफ ऐसा चलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे। और 0.7 वोल्ट जब आया तो करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। तो थोड़ा पहले से ही यहां से ऐसा करंट स्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे करंट का मान भी क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। इस तरीके का हमको ये ग्राफ दिखा, ये कैरेक्टरिस्टिक दिखा, किसका,
डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। तो डायोड का कैरेक्टर कैसा दिखा हमको कि शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाइए पर करंट नहीं बढ़ेगी, एक निश्चित वोल्टेज आने पर करंट बढ़ना शुरुआत होगी और उसके बाद फिर आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ती जाएगी। ये वाला जो वोल्टेज है इसको कौन सा वोल्टेज कहा जाएगा? कट इन वोल्टेज इसको बोला जाएगा। ठीक है, इसके पहले तक डायोड स्टार्ट नहीं हुआ, डायोड में कोई एक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसके पीछे का जो ये पूरा स्टेज है ना इसको हम बोला करेंगे कट ऑफ स्टेज बोली जाएगी डायोड की। और इसके बाद की जो ये स्टेज है इसको कौन सी स्टेज बोल देंगे? कट इन स्टेज बोल देंगे, क्योंकि इसके बाद स्विच इन ऑन हो गया, मतलब सर्किट में आ गया, करंट फ्लो करना शुरुआत कर दिया इसने। तो ये कट इन वोल्टेज है, इधर का पूरा स्टेज कट इन स्टेज है, क्योंकि यहां पर करंट फ्लो हो रही है। वोल्टेज दीजिए करंट फ्लो होती है, वोल्टेज दीजिए करंट फ्लो होती है। इसके पहले हमारा सर्किट ऑफ था, हमने इसका नाम रख दिया कट ऑफ स्टेज। ये बिहेवियर हमको देखने को मिला। इसके जैसा बिहेवियर इसका मतलब नहीं है, इसके जैसा बिहेवियर इसका नहीं है कि शुरुआत में ही वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दो करंट बढ़ना शुरू हो जाए, ऐसा बिहेवियर इसने नहीं दिखाया। शुरुआत में वोल्टेज हम बढ़ाते हैं पर करंट इंक्रीज नहीं होती, एक पर्टिकुलर वोल्टेज आने पर करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, देख लिया बिहेवियर, पर मन में तो फिर क्वेश्चन आ गया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होता है आखिरकार ऐसा कि हम जब शुरुआत में वोल्टेज देते हैं, हम तो वोल्टेज बढ़ा रहे थे ना, फिर करंट बढ़ क्यों नहीं रही थी आखिरकार? और जबकि किसी कंडक्टर में जब हम करते हैं, किसी चालक में करते हैं, रेसिस्टेंस में अगर करते हैं तो वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ाओ, थोड़ी सी वोल्टेज में ही थोड़ी सी करंट आ जाती है। अरे तो हम वोल्टेज बढ़ा रहे थे, थोड़ी सी ही करंट आ जाती, नहीं आई। एक निश्चित वोल्टेज जब मिला तब जाके करंट स्टार्ट हुई उस पर। ऐसा डायोड के भीतर क्या हुआ होगा? डायोड के भीतर, डायोड के अंदर ऐसा कौन सा एक्शन हो गया होगा जिसकी वजह से पहले वोल्टेज हम बढ़ा रहे थे तो करंट नहीं आई, फिर एक निश्चित वोल्टेज पर करंट आना स्टार्ट हो गई? क्या हुआ होगा? अब ये हम सोचते हैं, तो उसको एक्सप्लेन किया गया कि भाई क्या हुआ होगा, तो ऐसे ऐसे हुआ होगा। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? उसके लिए यहां पर हमने लिखा है एक्शन इन फॉरवर्ड बायसिंग। एक्शन क्या हुआ होगा इसको एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इससे एक्शन लिखा वहां पर है मैंने, फिगर यहां एक्शन के बनाए हुए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, यहां से समझने की कोशिश करिए। आप इसे, आपको जो नॉर्मल पीएन जंक्शन मिलेगा वो इस तरीके का मिलेगा। इसमें ये पी रीजन होगा, इसमें ये एन रीजन होगा, और ये बीच में जो क्या बनी हुई है डिप्लेशन लेयर, मालूम है आपको? इसका नाम है डिप्लेशन लेयर। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है हमारे पास, आप अपना लिख लीजिएगा। इस डिप्लेशन लेयर में एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, दोनों के बीच में एक विभवांतर है, और इसको ग्राफ में, इसको फिगर में दिखाया गया था, ऐसे ये बना के दिखाया गया था आपको। इसमें ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हाई वोल्टेज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लोअर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये क्या चीज है? ये क्या रिप्रेजेंट करती है? आंसर है विभव प्रवणता रिप्रेजेंट करती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करती है ये लाइन। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे उधर से इधर की तरफ आओगे, धीरे धीरे वोल्टेज क्या होते जाएगी? घटते जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इधर से उधर चलोगे तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते भी जाएगी। ये हाइट किसकी होती है? ये हाइट क्या रिप्रेजेंट करती है? विभव प्राचीर। वेरी गुड। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बैरियर। बैरियर जैसा होता है ना, ये आप क्रॉसिंग में जाते हैं, फिर आपके सामने एक बैरियर लग जाता है, फिर आप उसको पार नहीं कर पाते। समझ रहे हैं ना? तो ये पोटेंशियल बैरियर की क्या होती है? हाइट। ये हाइट जितनी ज्यादा होगी, मेजॉरिटी को उतना प्रॉब्लम होगा संधि को पार करने में। ये हाइट जितनी कम होगी, मेजॉरिटी को उतना आसान होगा जंक्शन को क्रॉस करने में। समझ आ गया? ये तो होता है। अब हमने इसमें कौन सा
बायस कर दिया, फॉरवर्ड बायस, ये नॉर्मल कंडीशन है, इसमें मैंने कोई बायसिंग नहीं की है, ये मैंने कल वाली कंडीशन बना के दिखाई। अब बायस कर दिया हमने, जब बायस कर देंगे तो क्या होगा आप जानते हैं, इधर की तरफ प्लस वोल्टेज लग जाएगा और इधर की तरफ कौन सा वोल्टेज लगेगा, माइनस। अब तो जानते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में पी क्षेत्र को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है और एन क्षेत्र को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही पी क्षेत्र को पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, प्लस वोल्टेज पर, और ये सिरा कैसा हो जाएगा, माइनस वोल्टेज पर। अब देखिए इसी में मैं कर दूं ये चीज, इस पे पहले ऐसा था, इस पर हमने प्लस दे दिया और माइनस दे दिया, प्लस और माइनस। एक वैद्युत क्षेत्र इसमें पहले से बना हुआ है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक वैद्युत क्षेत्र हमने प्लस और माइनस लगाया तो हमने एक वैद्युत क्षेत्र हमने दे दिया। ये कौन सा वैद्युत क्षेत्र होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने जो सप्लाई किया है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। हमारे द्वारा अप्लाई किए गए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, हमारे द्वारा अप्लाई किए गए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, जिसे हम ई एक्सटर्नल कहा करेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे देखकर बताइए फिगर को, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे या दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, विरोध करेंगे या दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, विरोध करेंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका जो विद्युत जो वोल्टेज है वो इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो लगाया ऐसा उल्टा लगा दिया। समझ में आ रहा है आपको? हमने इधर प्लस इधर माइनस लगाया, मतलब इधर का वोल्टेज अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को हाई कर रहे हैं, क्योंकि प्लस लगाया है मैंने इधर की तरफ। समझ आई आपको? अब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये प्लस और यहां माइनस आया, होल्स, ये होल्स हैं, होल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और ये हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित की आकर्षित, प्रतिकर्षित। तो ये प्लस इन सारे होल्स को क्या करता है, ऐसा ढकेलता है अंदर की तरफ। नहीं समझ में आया? आ रहा है? ये प्लस इन सारे होल्स को, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इन सारे होल्स को ऐसा अंदर की तरफ ढकेलता है, दबाता है, प्रतिकर्षित करता है, और ये माइनस इधर से सारे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ऐसे ढकेलता है, दबाता है ऐसे। अब आप खुद समझ सकते हैं, सारे होल्स इधर की तरफ ढकेले जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ढकेले जाते हैं, तो ये ऐसे दबाए जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये सब होल्स ऐसे चलना शुरू करते हैं फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल, क्योंकि हमने जो लगाया है वो हमने बाहर से लगाया है, वो हम ज्यादा लगाएंगे। इसका वाला अपना कम है, कितना है, सिलिकॉन के केस में ये 0.7 वोल्ट होता है पर मीटर, तो इंटरनल वाला कितना, 0.7 वोल्ट। और हम जो लगाएंगे हम ज्यादा लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे तो फ्लो ही नहीं कर पाएंगे आप। कैसे, समझिए थोड़ा इसको जरा। इसका खुद का कितना है, ध्यान से बताइएगा मुझे, इसका खुद का ऐसा कितना लगा हुआ है, 0.7, हमने इधर से दिया 0, अभी भी ये ज्यादा है, तो ये मेजॉरिटी को ऐसे जाने नहीं देगा। हमने इधर का बढ़ा के कर दिया 0.1 वोल्ट, अभी भी ये 0.7 है, ये हमने इधर से दे दिया 0.1। नेट वोल्टेज कितना लगा, 0.6, किस तरफ, लेकिन इधर की तरफ वाला ज्यादा है, तो क्या ये मेजॉरिटी को फ्लो होने देगा, नहीं। तो 0.1 लगाओ, करंट नहीं बहती, 0.1 लगाया, करंट नहीं बही थी, यही एक्शन हो रहा है वहां। इधर का कितना है ये 0.7, हमने अब इधर से लगा दिया, थोड़ा बढ़ा के कितना कर दिया, 0.2 कर दिया, 0.2 कर दिया, अभी भी इसका ज्यादा है। हालांकि नेट वोल्टेज 0.5 हुआ, लेकिन इधर की तरफ रहा, अभी भी करंट को बहने देगा क्या, नहीं बहने देगा। तो 0.2 कर दो, तब भी करंट नहीं बहेगी सर्किट पे। हमने 0.3 कर दिया, 0.4 कर दिया, 0.5 कर दिया, 0.6 कर दिया, अब 0.6 कर दिया और इसने अपने लगा के रखा है 0.7, अभी भी इसका ज्यादा है, तो 0.6 लगाओगे तो क्या ये फ्लो होने देगा, आप अभी भी नहीं चार्जेस को जाने देगा। इसका मतलब अभी भी ये बीच में रोक के रखेगा। नेट 0.1 वोल्ट हुआ, पर डायरेक्शन तो ये है ना, और इसीलिए 0.6 पर भी कोई करंट आपको नहीं मिली।
आप वोल्टेज बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए 0.6 तक आपको कोई करंट नहीं मिली। और आप समझ रहे हैं क्यों नहीं मिली? क्योंकि इसका 0.67 तो इसने लगा कर रखा है ताकत अपनी, और हम 0.6 देंगे तो कहां से इसकी ताकत को पलट पाएंगे। अब हमने बढ़ा के कितनी कर दिया? 0.7 वोल्ट। जैसे ही 0.7 वोल्ट किया, इसकी ताकत हमारी ताकत दोनों की कैसी हो गई? बराबर हो गई। बैरियर खत्म हो गया। जो बैरियर अभी इतना हाई था वो बैरियर कैसा हो गया? खत्म, क्योंकि हमने भी कितना दे दिया? 0.7। और जैसे ही 0.7 देंगे ये बैरियर खत्म। और बैरियर अगर खत्म हो गया तो मेजॉरिटी एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? एक दूसरे से डिफ्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यही रीजन है कि 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे पर उधर करंट नहीं बढ़ रही थी। क्यों नहीं बढ़ रही थी? क्योंकि जब तक 0.7 नहीं पहुंचाओगे तो कैसे करंट बढ़ना शुरू होगी। हाँ, कुछ यहां पर आप देखेंगे ग्राफ में, बहुत माइन्यूटली अगर आप देखेंगे तो ग्राफ में एक चीज मिलेगी। 0.7 यहां पर था ना, पर ग्राफ तो थोड़ा थोड़ा यहीं से उठना शुरू हो गया। 0.7 यहां पर है, पर ग्राफ तो थोड़ा थोड़ा यहीं से उठना शुरू हो गया। क्यों? हो सकता है इसके भीतर कुछ ऐसे चार्ज कैरियर रहे होंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये वाली बात कि जब 0.7 पर ही कट इन वोल्टेज है तो इससे थोड़ा पहले से ग्राफ धीरे धीरे उठना क्यों शुरू हो गया। अगर ग्राफ थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ उठा है, इसका मतलब करंट थोड़ी सी ही सही लेकिन थोड़ी सी तो आई थी, वो कहां से आ गई? बड़ा सिंपल है बेटा। इधर का कितना लगाया है इसने खुद का अपना? 0.7। हमने इधर दे दिया 0.6। अभी हमारा वाला कम है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसके भीतर कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ कोटर ऐसे होंगे जिनके पास 0.1 के बराबर एनर्जी हो सकता है, पहले से रही होगी। और हमने कितना दे दिया? 0.6। तो उनकी कितनी हो गई? 0.7 हो गई और वो जाना शुरू कर दिए। सब की नहीं होगी, कुछ हो सकते हैं, 2, 4, 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हो सकते हैं जिनके पास पहले से कितनी एनर्जी है? 0.1 के बराबर। तो जैसे ही हमने 0.6 दिया, उनकी कितनी हो गई? जाकर के उनकी 0.7 हो गई, तो वो 2, 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो गए। हो सकता है कुछ के पास 0.2 के बराबर एनर्जी रही होगी, तो जब हम 0.5 देंगे यहां से, 0.5 हम देंगे, 0.2 उनके पास खुद की थी, वो 0.7 हो जाएगी और वो वाले इलेक्ट्रॉन एक आध निकल गए होंगे, चले गए होंगे। तो इसका भी समझिए कि ये यहीं से क्यों उठना शुरू हो गया? थोड़ा पीछे से। तो थोड़ा पीछे से इसलिए उठना शुरू हो गया क्योंकि जैसे 0.6 हमने दिया होगा, हो सकता है उसमें अंदर कुछ में इलेक्ट्रॉन, कुछ कोटर ऐसे रहे होंगे जिनके पास 0.1 एनर्जी, 0.2 एनर्जी पहले से रही होगी। और जैसे मैंने 0.5 दिया, 0.6 दिया, उनकी 0.7 हो गई और वो जाना शुरू हो गए। समझ में आई बात आपको? ये चीज हुआ। ये चीज हम इसमें भी शो करके आपको दिखा सकते हैं। कैसे? ये वैसे शो करके आपको दिखा सकते हैं कि पहले ये ग्राफ कैसा था? ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, प्लस V और ये माइनस V। इसके पास ये विभव प्रवणता थी और इतना पोटेंशियल बैरियर की हाइट थी। हम कैसे बात करते हैं लैंग्वेज में? हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर की ऊंचाई। ठीक है, यह विभव प्राचीर की ऊंचाई है। इसका अपना कितना वोल्ट इधर से लगा रहा है? ये आंसर है, ये 0.7 वोल्ट लगा रहा है। हम इधर से प्लस देते हैं, मतलब हम इधर का वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ा करके हमने कर दिया 0.1 वोल्ट। जब हमने 0.1 वोल्ट कर दिया बढ़ा के, अब पोटेंशियल बैरियर की हाइट पहले से कैसी हो गई? कम। पोटेंशियल बैरियर पहले इतना ऊंचा लगा था तो हम उसको जंप नहीं कर पा रहे थे। अब पोटेंशियल बैरियर की हाइट देखो थोड़ी सी कैसी हो गई? छोटी पड़ गई। छोटी पड़ी कि नहीं पड़ी? तो इधर से जब कितना लगाया? 0.1, फिर हमने 0.2 लगा दिया, यहां से 0.2 लगा दिया तो बैरियर और छोटा हो गया। बैरियर छोटा हो रहा है, इसका मतलब हमको पार जाने की अनुमति धीरे धीरे मिलने वाली है। बैरियर जब खत्म हो जाएगा हम बड़े आराम से निकल जाएंगे, जब तक बैरियर है तब तक नहीं निकल पा रहे हैं। 0.2 लगा दिया तो बैरियर और कम हो गया। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हम इधर की एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं लगातार। ऐसा कर करके हमने यहां पर पहुंचकर 0.6 लगा दिया। 0.6 लगा दिया तो बैरियर और कम हो गया, बस इतना ऊंचा बचा। अब इंतजार है कि बैरियर खत्म हो जाए, बस हम चल पड़े धीरे से। तो हमने कितना इधर से दे दिया? 0.7 दे दिया सीधे।
जैसे ही इधर से 0.7 देंगे उधर का 0.7, बैरियर का क्या हुआ, बैरियर की हाइट 0 हो गई। पोटेंशियल बैरियर यानी कि विभव प्राचीर की जो ऊंचाई है वो कैसी हो गई, 0। अब आप ही सोचिए, आप रास्ते में जा रहे हैं, इतना ऊंचा बैरियर लगा है तो आप नहीं जा सकते, लेकिन बैरियर नहीं है तो आप बड़ी आसानी से जा सकते हैं। तो बैरियर की हाइट कैसी हो गई, खत्म। और देखिए, क्योंकि ये क्वार्टर इधर ढकेले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर ढकेले जाते हैं, तो जो अवक्षय परत है ना, जो कि इतनी चौड़ी अभी बनी हुई है, अब इधर के सब क्वार्टर ऐसे ढकेले गए, इधर के सब इलेक्ट्रॉन ऐसे ढकेले गए, तो जो डिप्लेशन लेयर है ना, ये भी क्या होने लगती है, इसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है। समझ में आया? तो फॉरवर्ड बायस में क्या हुआ, अग्र अभिनत जो पीएन संधि होती है उसमें अवक्षय परत का बताइए क्या होने लगता है, अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने लगती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई भी कम होने लगती है, और एक निश्चित वोल्टेज आता है 0.7 वोल्ट, जिसे हम कौन सा वोल्टेज बोलते हैं, कट इन वोल्ट। एक निश्चित वोल्टेज ऐसा आता है कि उस वोल्टेज पर डिप्लेशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बैरियर रह ही नहीं जाता। तो अब आप सोचो, एक ऐसा पीएन जंक्शन जिसमें डिप्लेशन लेयर चिपक गई है, बिल्कुल खत्म हो गई, बची नहीं, बैरियर खत्म हो चुका है, फ्लैट हो चुका है, ऐसी एक पीएन जंक्शन की कल्पना करिए। वो पीएन जंक्शन कैसा दिखेगा आपको, तो आंसर है वो पीएन जंक्शन आपको ऐसा दिखेगा। वो पीएन जंक्शन ऐसा दिखेगा, नो डिप्लेशन लेयर, नो पोटेंशियल बैरियर। और अब जितना चाहे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। भाई पहले क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर थे, पोटेंशियल बैरियर था जो मेजॉरिटी को एक दूसरे में न्यूट्रलाइज नहीं होने देता था, पार नहीं होकर जाने देता था। पर अब तो डिप्लेशन लेयर खत्म हो गई, पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी 0 हो गई, तो अब तो ये सारे के सारे पॉजिटिव और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की ओर आ जा सकते हैं। और अगर ये आ जा सकते हैं, चल सकते हैं, तो इनके चलने से करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। पहले करंट क्यों फ्लो नहीं हो रही थी, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई ज्यादा थी, पोटेंशियल बैरियर की हाइट ज्यादा थी, चार्जेस मेजॉरिटी कैरियर पार नहीं हो पाते थे। और अब तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो मेजॉरिटी कैरियर खूब आसानी से आर पार होकर चले जा सकते हैं, चले जाएंगे तो करंट फ्लो हो जाएगी। और ये चीज क्या बन गई है, अब ये वो हो गया है जो कि एक कंडक्टर होता है, कोई रुकावट है ही नहीं, जितने चाहे होल्स इलेक्ट्रॉन में मिल सकते हैं और जितने चाहे इलेक्ट्रॉन होल्स में जाके न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, और चलेंगे तो इनके चलने से करंट बढ़ेगी। तो ये वो वाली चीज बन गई है जो कि एक कंडक्टर होता है, जो कि एक सुचालक होता है, तो ये सुचालक बन गया। ये एक्शन अंदर में होता है। इसीलिए जब हम शुरुआत में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो पहले करंट नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर की कुछ ना कुछ हाइट बनी रहती है। एक निश्चित वोल्टेज आने पर पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है, डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाती है, और उसके बाद होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बड़ी तेजी से, क्योंकि बीच में कोई अवरोध बचा ही नहीं, कोई अवरोध नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन इधर मिक्स हो जाएंगे, होल्स इधर मिक्स हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही चीज हमने लिखी है। और ये समझ में आया कि ग्राफ पीछे से ही थोड़ा क्यों उठना शुरू हो गया था, समझ आ गया ना क्यों उठना शुरू हो गया था, क्योंकि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स के पास 0.1 0.2 एनर्जी पहले से रही होगी, हमने जैसे ही 0.5 दिया उनकी 0.7 हो गई, तो इक्का दुक्का वो जाना शुरू हो गई। इस वजह से हल्की फुल्की करंट हमको पहले से ही थोड़ा मिलना शुरू हो गई। एक्शन में देखिए क्या लिखा गया है, अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड में, नहीं सुन रहे, सुन रहे हैं, अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की चौड़ाई घटने लगती है। क्यों, समझ गए, क्योंकि ढकेले जाते हैं प्लस माइनस के द्वारा, तो ये ढकेले जाएंगे तो परत की चौड़ाई कैसे होती जाएगी, कम होती जाएगी, चौड़ाई घटने लगती है, तथा विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर की ऊंचाई भी कम होने लगती है। देखो हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, पोटेंशियल बैरियर की हाइट सबसे पहले इतना हाइट थी, फिर कम हुई, फिर और कम हुई, फिर इतनी हो गई, और बाद में तो बिल्कुल खत्म ही हो गई। पोटेंशियल बैरियर की हाइट भी कम होने लगती है। अंत में कट इन वोल्टेज आने पर, और जैसे ही आप यहां से कट इन वोल्टेज देते हैं 0.7 वोल्ट, कट इन वोल्टेज आने पर अवक्षय परत बिल्कुल समाप्त हो जाती है,
परत वरत का काम खत्म, ठीक है। अवक्षय परत बिल्कुल समाप्त हो जाती है और विभव प्राचीर की ऊंचाई भी शून्य हो जाती है। देखो ना, बिल्कुल बराबर पे आ गया। अब यहां से जो चार्ज ऐसे जाएगा उसको कोई रुकावट नहीं है, वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसे। तो विभव प्राचीर की ऊंचाई भी शून्य हो जाती है। इस प्रकार डायोड एक चालक की भांति कार्य करने लगता है, क्योंकि अब चार्ज के रास्ते पर कोई रुकावट नहीं है, करने लगता है तथा अपने अंदर से वैद्युत धारा के प्रवाह को अनुमत कर देता है। और जो चीज अपने अंदर से वैद्युत धारा का फ्लो करवाने लग जाए उसी को तो बोलते हैं सुचालक। इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस में आप सब कुछ भूल जाओ, पर एक चीज याद रखिएगा कि अगर पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग आप रखते हैं तो वो अपने अंदर से करंट को क्या करती है, अलाउ। इसका मतलब उसके अंदर से करंट क्या होना शुरू हो जाएगी, बहेगी उसके भीतर से करंट। इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, एक कंडक्टर बन जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया एक्शन इसका, नहीं समझ में आया? इसमें एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देती है या पहले रोक रही थी तो इसमें कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। रेसिस्टेंस कितना होता है इसका, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं आप ध्यान करिए। अगर आपके पास VI ग्राफ है, VI ग्राफ है, तो आपको याद होगा VI ग्राफ में ग्राफ का जो ढाल होता है, भले आप इधर ले लो V, इधर ले लो I, अगर हम इधर V ले लेंगे इधर और इधर हमने I ले लिया और ये एंगल थीटा है, तो आपको याद होगा इस ग्राफ की ढाल हमको उसका प्रतिरोध बताती थी और हम tan थीटा से निकाला करते थे। थोड़ा सा याद आएगा आपको, तो ध्यान आया? तो ग्राफ का ढलान हमको क्या देता है, प्रतिरोध, ठीक है। अब चलिए ग्राफ आपके पास है, ढलान देख लीजिए। इस ग्राफ का ढलान देखो ना, बड़ा अजीब है। कैसा, यहां पर ग्राफ फ्लैट चल रहा है क्षैतिज, तो यहां से यहां तक इसका ढाल अलग है। यहां पर तो ऐसा घूमते चला गया है, तो यहां से यहां तक अगर केवल चेक करोगे इसका ढलान तो बहुत बार चेंज हुआ होगा। अलग अलग जगह पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहां फिर यहां फिर यहां, तो इसका जो ढलान है ना, यहां पर ढलान और था, अलग था। यहां से यहां तक के बीच में ढलान जो इसका स्लोप है वो बहुत बदला। यहां का स्लोप कुछ अलग है, हालांकि फिर यहां से यहां तक सेम स्लोप है। लेकिन पूरे ग्राफ को अगर आप देखोगे तो क्या पूरे ग्राफ का ढाल, उसका स्लोप एक जैसा है या हर जगह जगह पर ग्राफ का ढाल क्या हो रहा है, बदल रहा है? बताइए कैसा है? हर जगह ग्राफ का ढाल क्या हो जाता है, बदल जाता है। और ढाल से ही हमको क्या मिलता है, प्रतिरोध। इसका मतलब है कि इसका प्रतिरोध एक जैसा नहीं है, इसका प्रतिरोध बदलते रहता है। फिर तो समझ में आया? और आप याद करिए, ऐसा ग्राफ बनता था तो हम बोलते थे कि ओमीय प्रतिरोध है, ये ओमिक सर्किट है। तो इसका ये कैसा है, क्या ओमिक है या नॉन ओमिक है? नॉन ओमिक है, अनओमीय परिपथ है ये। तो डायोड किसकी तरह बिहेवियर कर, डायोड का बिहेवियर कैसा होता है? आंसर है डायोड का बिहेवियर अनओमीय बिहेवियर होता है, नॉन ओमिक बिहेवियर होता है डायोड का। हाँ, कुछ देर के बाद यहां पर फिर ऐसा सीधा चलने लगेगा तो इसका बिहेवियर ओमिक हो जाएगा, अदरवाइज इसका बिहेवियर कैसा रहता है, नॉन ओमिक बिहेवियर रहता है। और इसका प्रतिरोध हर वोल्टेज पर लगातार क्या होते जाता है, इतने वोल्टेज पर अलग है इसका प्रतिरोध, इस वोल्टेज पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, इस पर अलग, क्योंकि हर वोल्टेज पर इसकी ढाल अलग अलग है और ढाल से रेसिस्टेंस मिलता है। ढाल अलग है तो फिर तो प्रतिरोध भी अलग अलग है। और एक ऐसी चीज जिसका वोल्टेज लगातार बदलता चला जाए, ऐसे प्रतिरोध को हम बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनामिक रेसिस्टेंस बोला जाता है। गत्यात्मक प्रतिरोध, यह प्रतिरोध गत्यात्मक नहीं है, क्यों? क्योंकि एक जैसा हर जगह पर है, पर इसका ढाल एक जैसा नहीं है हर जगह पर, इसका प्रतिरोध हर जगह एक जैसा नहीं है, इसलिए इसका प्रतिरोध गत्यात्मक प्रतिरोध कहा जाएगा। तो डायोड का प्रतिरोध, रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, किसी डायोड का प्रतिरोध एक गत्यात्मक प्रतिरोध होता है, डायनामिक रेसिस्टेंस होता है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध किसको बोलते हैं, समझ पाए आप? किसको बोलेंगे बताओ? जब किसी चीज का प्रतिरोध हर वोल्टेज पर
बदलते चला जाए, तो उसके प्रतिरोध को हम बोलते हैं गत्यात्मक प्रतिरोध, डायनेमिक रेसिस्टेंस कहा जाता है, जो कि आरोपित वोल्टेज के साथ बदलता है। आप जो वोल्टेज बदलते जाइए इसका प्रतिरोध बदलते जाएगा, तथा अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होता है। इस वोल्टेज पर कुछ और है, यहां के वोल्टेज पर कुछ और है, यहां के वोल्टेज पर कुछ और है, 1 वोल्ट पर कुछ और ही है। तो इस प्रकार का प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध होता है? गत्यात्मक प्रतिरोध। और डायोड का बिहेवियर कैसा होता है? अनओमिक बिहेवियर होता है। नोट कर लीजिए कहीं, डायोड का व्यवहार एक अनओमीय होता है। डायोड का व्यवहार 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 अनओमीय होता है, मतलब ओमिक बिहेवियर नहीं होता इसका। ओमिक बिहेवियर मतलब एक जैसा हर जगह ढलान नहीं रहता इसका। हाँ जी भैया, नोट कर लिया। निकालेंगे कैसे? होता तो है, चलो ठीक है मान लिया, जो भी है उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? इसको हम यहां से हटाए दे रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात तो हर वोल्टेज पर कैसा इसका प्रतिरोध है? अलग अलग। तो जब भी हमको बोला जाएगा प्रतिरोध निकालो, तो हमको बताया जाएगा कि इस वोल्टेज पर प्रतिरोध निकालो, क्योंकि हम पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि हर वोल्टेज पर अलग अलग है। तो आप बोलोगे इसका प्रतिरोध निकाल के दिखाओ, तो मैं पूछ सकता हूं किस वोल्टेज पर निकालूं। क्यों? क्योंकि हर वोल्टेज पर रेजिस्टेंस कैसा है? अलग अलग है। आपने हमको बता दिया 1 वोल्ट पर निकालिए, मान लिया आपने बता दिया, तो हम क्या करेंगे उसके लिए? मान लिया ये 1 वोल्ट है, यहां से हम एक ऐसा सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, ये पॉइंट मिला मुझे। हम अपने मन से इससे थोड़ा कम और इससे थोड़ा ज्यादा 2 बिंदु और ले लेंगे, फिर यहां से भी ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां काटेगी, यहां से भी ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां काटेगी। अब इतनी लंबी लाइन बन गई, फिर इसको हम ऐसा मिला देंगे, तो ये बेटा एक छोटा सा ट्रायंगल बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। फिर से सुनिए, 1 वोल्ट पर बोला गया तो पहले 1 वोल्ट से एक वर्टिकल लाइन ले जाइए, ये ग्राफ को कहीं एक पॉइंट पर मिलेगी। फिर अपने मन से थोड़ा सा इधर एक बिंदु ले लो, थोड़ा सा इधर एक बिंदु ले लो, इनको भी बढ़ा के ले जाओ, ये थोड़ा यहां इंटरसेक्ट कर देगी, ये यहां, फिर ये सीधी लाइन ऐसे बनाओ, ये सीधी लाइन ऐसे बना लो, एक छोटा सा त्रिभुज बन जाएगा। उस त्रिभुज में ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी डेल्टा आई, और ये वाली बेटा जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी डेल्टा वी। देखो ये वोल्टेज की तरफ है तो डेल्टा वी है, और ये किसकी तरफ है? करंट की तरफ है, तो वो डेल्टा आई है। और उसके बाद डायनेमिक रेसिस्टेंस को हम आरडी से लिखते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस। इसको निकालते कैसे हैं? डेल्टा वी में डेल्टा आई से क्या कर देंगे? भाग दिला देंगे। तो V अपॉन आई, याद रखें इसमें वोल्टेज अपॉन करंट नहीं करते हैं, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट करते हैं। और एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर, इस पर कोई ना कोई वोल्टेज दिया जाएगा, 1 वोल्ट पर निकालो, 2 वोल्ट पर निकालो, 5 वोल्ट पर निकालो, ये दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये यहां पर हमने छोटा सा क्यों बना दिया? इसका मतलब है हमसे V वोल्ट पर गत्यात्मक प्रतिरोध पूछा जा रहा है। 1 वोल्ट पर पूछा जाएगा तो कैसे करना है? 2 वोल्ट पर पूछे तो भी यही कर लो, 2 वोल्ट से एक लाइन से ले जाओ, ग्राफ को जहां पर मिलेगी पॉइंट लगा दो, फिर 2 से थोड़ा कम और 2 से थोड़ा ज्यादा, ये दोनों लाइनें भी ऊपर ले जाओ, ग्राफ को 2 और जगहों पर काट देंगी, फिर उससे मिलाकर एक ऐसा त्रिभुज पूरा कर लो। उसमें आई की तरफ वाला हिस्सा डेल्टा आई होगी और ये वाला हिस्सा क्या होगा? डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना है ये हम यहां से पढ़ लेंगे, डेल्टा आई कितना है ये हम यहां से पढ़ लेंगे, डेल्टा आई कितना है, और इसके बाद डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई करेंगे तो डायोड का डायनेमिक रेसिस्टेंस हमको मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा हुआ? पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शंस पढ़े, सिंबल पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये देखा, किस तरीके से इसका कैरेक्टर होगा ये देखा, एक्शन क्या होता है, जिस तरीके का कैरेक्टर मिलता है मुझे इसका वो भी हमने पढ़ा, रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत सारी चीजें आज पढ़ी गई हैं यार, समझ रहे हैं आप?
और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इससे तैयार करिए। एक्शन में तो कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं है, एक बार बताना है घटने लगती है, दोबारा में बोल देना है कि खत्म हो गई। समझ रहे हैं? बस इतना सा काम है आपका। और डायनेमिक रेसिस्टेंस क्यों कहते हैं वो भी समझे आप। तो ये चीज़ें आज हम लोगों ने पढ़ी हैं, ये बड़ा अच्छा है। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम रिवर्स बायसिंग का कैरेक्टर बना के देखेंगे कि कैसा होता है। समझ रहे हैं आप? तो इसको करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। ओके, थैंक यू।